ये है ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत, जहां भारत ने आतंक को करारा जवाब दिया। तारीख थी 22 अप्रैल, दोपहर के करीब 1 से 2 बजे के बीच का वक्त था, जब अचानक घने जंगलों से मौत के 3 साए बाहर निकले। लश्कर-ए-तैयबा की एक शाखा द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये आतंकवादी थे। इन दरिंदों के हाथों में AK-47 जैसी खतरनाक अत्याधुनिक राइफलें थीं। उन्होंने आते ही वहां घूमने आए पर्यटकों को अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने सभी पर्यटकों से उसका धर्म पूछा और जो हिंदू थे उन्हें वहीं पर मार डाला गया। कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलना चाहा, पर उन दरिंदों ने उन्हें कलमा सुनाने को कहा। जो भी हिंदू पाए जाते उन्हें शूट कर दिया गया और सभी जेंट्स के पैंट उतार कर भी चेक किया। कुल मिलाकर 26 बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इस हमले ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था, जिनमें से 25 पर्यटक थे और एक हमारा बहादुर भाई आदिल था। यह हमला सिर्फ उन 26 लोगों पर नहीं था, बल्कि यह हमला भारत की आत्मा पर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर थे, लेकिन जैसे ही उन्हें इस कायराना हरकत की खबर मिली, वो सीधे भारत वापस लौट आए। एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, गृह मंत्री और देश के तमाम बड़े सुरक्षा अधिकारी मौजूद थे। सबकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर कब तक हम अपने बेगुनाहों की लाशें उठाते रहेंगे। उधर पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन TRF ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली। उनका कहना था कि यह हमला कश्मीर में गैर कश्मीरी लोगों को बसाने के विरोध में किया गया है, लेकिन भारत के पास पक्के सबूत थे। पाकिस्तान की सरकार हमेशा की तरह झूठ बोल रही थी कि उनका इसमें कोई हाथ नहीं है। यह साफ हो गया था कि इस हमले की साजिश पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद और बहावलपुर में रची गई थी। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ और IB ने उन कॉल्स को इंटरसेप्ट कर लिया था जो हमले के वक्त और उसके बाद उन आतंकवादियों ने पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को किए थे। और इसके पीछे लश्कर-ए-तैयबा का सरगना हाफिज सईद और उसका डिप्टी सैफुल्लाह खालिद कसूरी का दिमाग था। भारत सरकार ने सबसे पहले कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान को जवाब देना शुरू किया। यह एक बहुत बड़ा और कठोर कदम था। भारत ने सिंधु जल समझौता यानी इंडस वाटर्स ट्रीटी को सस्पेंड करने का ऐतिहासिक फैसला लिया, क्योंकि पाकिस्तान की कृषि और प्यास इसी समझौते पर टिकी थी। 1960 में हुई इस संधि को रोकना पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर वार करने जैसा था। भारत ने साफ संदेश दे दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान ने धमकी दी कि वो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाएगा, लेकिन भारत अब सुनने के मूड में नहीं था। भारतीय सेना को खुली छूट दे दी गई थी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक ऐसा प्लान बनाया कि रूह कंपा देगा। इस प्लान का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। इसके पीछे एक बहुत ही भावुक और दिल को छू लेने वाली वजह थी। जिन महिलाओं ने अपने पतियों को खोया था, यह ऑपरेशन उन्हीं सुहागों का बदला लेने के लिए था। इस नाम में ही इतनी आग थी कि हर सैनिक के दिल में ज्वाला धधक रही थी। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के लिए बहुत ही गोपनीय तरीके से काम किया गया। दक्षिण भारत के तंजावुर एयरबेस पर तैनात 222 स्क्वाड्रन उसे एक्टिवेट किया गया। पाकिस्तान को लगा था कि अगर हमला होगा तो उत्तर भारत के एयरबेस से होगा। उनकी नजरें वहीं टिकी थीं। इस बार हमला वहां से होना था जहां से दुश्मन सोच भी नहीं सकता था। भारत ने अपनी चाल बदल दी थी। सरहद पर तनाव इतना ज्यादा था कि एक चिंगारी भी युद्ध भड़का सकती थी। मई का महीना शुरू हो चुका था। पाकिस्तान ने अपनी फौज को बॉर्डर पर लगा दिया था। उनके रडार 24 घंटे आसमान को घूर रहे थे। कहते हैं ना कि शेर जब शिकार करने वाला होता है तो वो एकदम शांत हो जाता है। खुफिया जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के बहावलपुर और मुरीदके में आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स में हलचल बढ़ गई थी। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उन्हें लग रहा था कि अब इतना वक्त बीत गया है तो शायद भारत हमला नहीं करेगा। 7 मई की रात का अंधेरा गहरा होता जा रहा था। भारत के अलग अलग एयरबेसों पर एक अजीब सी हलचल थी, लेकिन सब कुछ बहुत ही शांत और अनुशासित था। तंजावुर से सुखोई 30 MKI ने उड़ान भरी। इसके साथ ही ग्वालियर और अंबाला से मिराज 2000 और राफेल जैसे घातक विमान भी आसमान में गरजने के लिए तैयार थे। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद साफ था, आतंकवाद के उन 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद करना जहां से भारत के खिलाफ जहर घोला जाता था। इस बार हमने लाइन ऑफ कंट्रोल ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर को भी पार करने की रणनीति बनाई थी।
जैसे ही भारतीय विमान रडार पर आए, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम के सायरन बजने लगे। सुखोई विमानों से ब्रह्मोस मिसाइलें फायर की गईं और सीधे अपने निशाने पर जा लगीं। बहावलपुर में स्थित सुभान अल्लाह मस्जिद, जो असल में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था, एक ही झटके में मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। मुरीद के में लश्कर ए तैयबा के मरकज पर भी आसमान से मौत बरसी। यह हमला इतना सटीक था कि आसपास की सिविल आबादी को कम से कम नुकसान हुआ, लेकिन आतंकी ठिकाने पूरी तरह मिट गए। भारत ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का भी बेहतरीन इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान की सेना को संभलने का मौका ही नहीं मिला। वो समझ ही नहीं पाए कि हमला कहां से हुआ और कैसे हुआ। हमारे विमानों ने अपना काम किया और सुरक्षित वापस अपनी सीमा में लौट आए। भारतीय सेना की आर्टिलरी यानी तोपखाने ने भी पीओके में मौजूद आतंकी जो भारत में घुसपैठ की फिराक में थे, उन्हें वहीं के वहीं ढेर कर दिया गया। सुबह होते होते पूरी दुनिया को पता चल गया कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। भारतीय सेना के डीजीएमओ ने सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने साफ किया कि यह एक नॉन मिलिट्री प्रीमेप्टिव स्ट्राइक थी, जिसका मकसद सिर्फ आतंकवादियों को खत्म करना था। पाकिस्तान में मातम पसर गया था। पाकिस्तानी सेना अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोल रही थी कि कुछ खास नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। 8 मई की सुबह का सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था, पाकिस्तान में खलबली मची हुई थी। वहां की जनता अपनी ही सेना पर सवाल उठा रही थी कि वो देश की रक्षा करने में नाकाम रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने पलटवार करने का फैसला किया। पाकिस्तान यह दिखाना चाहता था कि वो भी कमजोर नहीं है। 8 मई की सुबह होते ही पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले शुरू कर दिए। पाकिस्तान ने वो गलती कर दी जिसका इंतजार भारत कर रहा था। पाकिस्तान ने पंजाब और जम्मू कश्मीर में स्थित भारतीय एयरबेसों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने भारत के कई ठिकानों को तबाह कर दिया है, जिनमें ऊधमपुर और पठानकोट एयरबेस शामिल हैं। लेकिन पाकिस्तान को यह नहीं पता था भारत के पास वो अभेद्य कवच था जिसे भेदना पाकिस्तान के बस की बात नहीं थी। उस कवच का नाम था S-400 ट्रायम्फ। जैसे ही पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन्स ने भारतीय सीमा में प्रवेश किया, S-400 सिस्टम के रडार ने उन्हें सैकड़ों किलोमीटर दूर ही पकड़ लिया। भारत का इंटीग्रेटेड काउंटर ड्रोन ग्रिड भी पूरी तरह एक्टिव था। जो छोटे ड्रोन रडार की पकड़ से बच सकते थे, उन्हें एंटी ड्रोन गन्स और लेजर सिस्टम से जलाकर राख कर दिया गया। नजारा देखने लायक था। हवा में ही पाकिस्तानी मिसाइलों के परखच्चे उड़ गए। पाकिस्तानी सेना ने अपने मीडिया के जरिए दावा किया कि उन्होंने भारत को भारी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन सच तो यह था कि उनका एक भी वार सही निशाने पर नहीं लगा था। हमारे NSA अजीत डोभाल ने बाद में चुनौती देते हुए कहा था कि विदेशी मीडिया एक भी फोटो दिखाए जिसमें भारत की तरफ कोई नुकसान हुआ हो। जो मलबा गिरा उस पर साफ साफ पाकिस्तानी मार्किंग्स थीं, जिसे बाद में दुनिया को दिखाया गया। लेकिन पाकिस्तान की हिमाकत सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं थी। उन्होंने अपने फाइटर जेट्स भी भेजे थे। एक तरफ पाकिस्तान के F-16 और JF-17 थे, तो दूसरी तरफ भारत के मिराज 2000, सुखोई 30 और राफेल। यह 1971 की जंग के बाद का सबसे बड़ा हवाई टकराव था। रडार स्क्रीन पर लाल और हरे डॉट्स की भरमार थी। हमारे पायलटों ने न सिर्फ अपने एयरबेस को बचाया, खबरों के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स को मार गिराया। हालांकि इस लड़ाई में भारत को भी कुछ नुकसान उठाना पड़ा। भारत ने अब अपनी रणनीति बदल दी। हमने अब सिर्फ रक्षा करना छोड़ दिया और हम आक्रामक हो गए। लाहौर के पास तैनात उनके रडार स्टेशन को एक सटीक हमले में उड़ा दिया गया। यह लड़ाई अब बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ चुकी थी। अमेरिका, चीन और रूस जैसे बड़े देश लगातार दोनों तरफ संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे और पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई थीं कि कहीं यह जंग न्यूक्लियर वॉर में न बदल जाए। भारत ने इस ऑपरेशन में एक नया सिद्धांत अपनाया था। मतलब अगर पाकिस्तान ने हमारे मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया तो हम भी उनके मिलिट्री ठिकानों को ही निशाना बनाएंगे। 10 मई तक आते आते पाकिस्तान की कमर टूट चुकी थी। आखिरकार पाकिस्तान के सेना प्रमुख को समझ आ गया कि वो यह लड़ाई नहीं जीत सकते। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ से हॉटलाइन पर संपर्क किया। उन्होंने सीज फायर यानी युद्ध विराम की अपील की। भारत ने अपनी शर्तों पर इसे स्वीकार किया। शाम के 5 बजे से बंदूकें खामोश हो गईं। ऑपरेशन सिंदूर अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। लेकिन पहलगाम हमले के असली गुनहगार वो 3 आतंकवादी सुलेमान शाह, हमजा अफगानी और जिब्रान अभी भी जिंदा थे।